वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने स्क्वाड के साथ ज़ियारत का दिन में दौरा करके लोगों को वीडियो पे बताते कि देखो मैं सेफ हूँ। आपका सेफ होना अहम नहीं है, इस सूबे का सेफ होना अहम है। एक तो इस मुल्क का अलमिया रहा है कि जब भी यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है वो अपने साथ मसाइल लेके आती है। यहाँ पे डॉक्टर महानूर नासर पर एक अफसोसनाक वाक़या होता है बलूचिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन उससे बड़ा अफसोसनाक अलमिया ये है कि उसको एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस देकर उसको कराची भेजा जाता है। यानी वो हॉस्पिटल जहाँ पे अवाम का इलाज होना चाहिए वहाँ पे डॉक्टर का इलाज नहीं होता। सूबाई वज़ीर सेहत साहब जब बिलावल साहब को आए फोटो सेशन के लिए, आपको उसको ज़रा सिविल हॉस्पिटल भी दिखाना चाहिए था कि जहाँ पे बदबू और सहूलियात के अदम फराहमी की वजह से मरीज आजकल जाने का रुख ही नहीं करते। सूबाई वज़ीर तालीम साहिबा, आप ज़रा अपने घर से निकल के आपके पीछे जो सरकारी स्कूल है उनकी तादाद देके और आपके घर के साथ जो प्राइवेट स्कूल है उनकी तादाद देके फिर आप आके लोगों को ब्रीफिंग दे कि आपने तालीम पर जो सैकड़ों अरब रुपए सालाना आपको मिल रही है कहाँ जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए वज़ीर आला साहब ने 2-4 दिन शूटिंग करवाई कि हम यहाँ पे फुल मेरिट की बात चले। वज़ीर आला साहब यहाँ पर बैठ के जितने उन्होंने लोगों को भर्ती करवाए उनके एक तीसरे फर्म से टेस्ट करवाए, अगर उसमें से 25% भी पास हुए तो वज़ीर आला साहब हम आपके मेरिट को तरजीह देंगे। हमारी वज़ीर आला तो वज़ीर आला अपोजिशन के अराकीन इस वक्त MPA साहिबान भी करप्शन के गंगा में मुकम्मल नहा रहे। ये कौन सा अलमिया है कि यहाँ पे 1 साल वज़ीर रहने वाला, बलूचिस्तान में 1 साल MPA रहने वाला वो दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में शुमार होने लग जाता है। कौन सी ज़िले में जाके आपने मसाइल हल करवाए? इख्तियारात की तकसीम देने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं। वज़ीर खुराक साहब, आप 2 मौके ऐसे थे जिस पे आपको इस्तीफ़ा देनी चाहिए थी। एक ये जब आपको ये पता चली कि इस शहर में कोयटा शहर के अंदर हज़ारों मन गंदम ख़राब हुआ है तो आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए था कि मैंने गरीब और मुतवसत तबके के हुकूक पे डाका डाला है। लेकिन इस्तीफ़ा देने के लिए आपके अंदर के ज़मीर का ज़िंदा होना लाजमी था। यहाँ मसाइल इस हद तक पहुँच गए हैं कि हम 2 दिन से ये सोच रहे थे कि किस मसले से अपनी बात शुरू करें और किस बात पे ख़त्म करें। मैं सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ जो हन्ना उड़क के इलाके स्पिन कारेज में अलमनाक वाक़या हुआ है जिसमें 3 दर्जन के करीब लोग शहीद हुए हैं, मैं इस वाक़ये में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी और उनके लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी का इज़हार करता हूँ। अब तो रोज़ाना की बुनियाद पे अल्लाह रहम करे अगर कहीं कोई वाक़या नहीं होता तो लोगों में तशवीश पड़ जाती है कि आज कोई वाक़या क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ इस सूबे में 1 मैन शो सूबाई हुकूमत जिसको आप सबको पता है वज़ीर आला साहब की क़यादत में चल रहा है। यहाँ पे हमारे मुल्क के साथ एक नाम लगता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जमहूर का मतलब ये है कि यहाँ पे आवाम की नुमाइंदगी, आवाम के नुमाइंदा हुकूमत जो कि अवामी मसाइल हल करने के लिए बनाई जाती है। मगर बलूचिस्तान में एक अजीब सा अलमिया है कि यहाँ पर पिछले 3 सालों से सूबाई हुकूमत सिर्फ PSDP, बजट की बंदरबांट और आपस की रसाकशी में मसरूफ़ है। पिछले 3 सालों के मैं अगर बजट का सिर्फ हिसाब लगाऊं तो 3000 अरब रुपए बलूचिस्तान को मिले हैं बजट की मद में। ये सिर्फ वो बजट है जो सूबाई हुकूमत ने पास की। इसमें ना NFC से मिली हुई रकम मौजूद है, इसमें ना बैरून से जो इमदाद आई है वो शामिल है। यानी मिल मिला के 4-4.5 हज़ार अरब रुपए 1.5 करोड़ इंसानों के लिए पिछले 3 सालों में इस सूबे में आए हैं। इन 4000 अरब रुपए के बावजूद आज भी इस सूबे में न कोई बुनियादी सरकारी स्कूल है, एक भी मॉडल स्कूल इस पूरे सूबे में मौजूद नहीं। आप कोयटा से लेकर हब तक, कोयटा से लेकर गवादर तक, कोयटा से लेकर मुसाखेल तक कोई एक भी स्कूल आपकी यहाँ की सूबाई वज़ीर तालीम साहिबा नहीं बता सकती कि ये हमारा मॉडल स्कूल है जो किसी प्राइवेट स्कूल का मुकाबला कर सकती। इसी तरह सेहत पर हज़ारों अरब रुपए पिछले सिर्फ इस 3 सालों में खर्च हुए हैं। माँ सिवाय इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस पर बिलावल भुट्टो साहब ने आकर फोटो सेशन कर कर लोगों को लॉलीपॉप दे के वापस चले गए। किसी भी हॉस्पिटल में गुड गवर्नेंस का आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। हमारे सूबाई वज़ीर सेहत साहब आज तक आपको ये नहीं बता सकते कि फ़लाँ हॉस्पिटल में आप चले जाएँ, फ़लाँ नर्सरी में आप चले जाएँ, आपको बुनियादी सहूलियात और बुनियादी मेडिसन वहाँ पर फ्री मिल सकती है। इसी तरह जिस सूबे के दारुल हुकूमत में मैं बैठा हूँ ये कोयटा शहर है। पिछले 3 बजट में आप देख लें इस शहर के लिए कोई मेगा मंसूबा शुरू नहीं किया गया।
यहाँ तक कि इस शहर में अब पीने के पानी पर कराची की तरह कोयटा में भी अब टैंकर माफिया का राज। एक तो इस मुल्क का अलमिया रहा है कि जब भी यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है वो अपने साथ मसाइल लेके आती है। खुद को शुहदा की जमात का नुमाइंदा कहलाने वाली अब इस मुल्क में शहीद होने की वजह बन रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की जो हुक्मरान जमात है वो बलूचिस्तान में भी बरसर इक़्तिदार है। इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान सदर हाउस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान के हालात पे सदर हाउस भी खामोश है और वज़ीर आज़म हाउस भी खामोश। आज तक वज़ीर आला बलूचिस्तान ने न सदर हाउस में बलूचिस्तान के हवाले से कोई मीटिंग बुलाई, न यहाँ के स्पीकर और सूबाई वज़रा जो कि ख़ुद को मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदा कहते हैं उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में कोई इजलास बुलाया। हम वफाक से इसलिए शिकवा नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक शिकवा होता था पहले कि यहाँ पे सेटलर आके हुक्मरान होते हैं, यहाँ हमारे बजट पे फ़ला सूबा हमें क्या गया, फ़ला सूबा हमारे साथ जुल्म करता है। आज जिस सूबे में हम बैठे वहाँ वज़ीर आला से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक सब लोकल है। यहाँ पे कोई भी 2-4 बंदे आप नहीं गिनवा सकते कि इनका ताल्लुक फ़ला सूबे से है, ये लिसानियत के नाम पे हमसे तासुब कर रहे हैं। फिर पिछले 3 सालों से इस सूबे में दरबदरी का जिम्मेदार कौन है? बलूचिस्तान के इशू को लिसानियत की हवा देने वाले हुक्मरानों या बदामनी की हवा देने वाले हुक्मरानों ने पिछले 3 सालों में माँ सेवाए असम्बली में तकारीर के सेशन के आज तक इस सूबे को क्या दिया है? क्या कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाया जिसमें वफाक और सूबे को बिठा के उनको हमारे मसाइल बताए गए हो? क्या वज़ीर आला साहब ने इस सूबे में 3 सालों में कोई वफाकी काबिना का इजलास मुंतखब करवाया कि इस सूबे में ये इशूज़ है? आज खेच में, आज गवादर में, आज अवारान में, आज मुसाखिल में, आज कोयटा शहर में हालात इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि लोग रात के 8 बजे के बाद निकलते हुए सबसे पहले ये सोचते हैं कि मैं वापस घर जिंदा आऊँगा या नहीं आऊँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान को अब सच बोलना चाहिए। एक तरफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ज़ियारत में दर्जनों की तादाद में शहादतें देकर इस मुल्क में अमन के क़याम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने स्क्वाड के साथ ज़ियारत का दिन में दौरा करके लोगों को वीडियो पे बताते कि देखो मैं सेफ हूँ। वज़ीर आला साहब, आपको अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपका सेफ होना अहम नहीं है, इस सूबे का सेफ होना अहम है। यहाँ पर बुनियादी जो मसला है वज़ीर आला साहब वो यहाँ के बजट की बंदरबांट है। आज बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है वो गुड गवर्नेंस का है। गवर्नेंस, इंतज़ामी इख्तियारात सारे इस सूबे के पास है। पिछले 3 सालों में इस सूबे में गंदम हज़ारों मन के हिसाब से ख़राब हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। पिछले 3 सालों में यहाँ पे अद्वियात के नाम पे अरबों रुपए की करप्शन हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। पिछले 3 सालों में यहाँ पे कोई सरकारी बुनियादी स्कूल को सहूलियात फराहम नहीं हो सकी, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये अमन व अमान की आड़ में जो 65 लोग सूबाई असम्बली में गवर्नमेंट अपोजिशन गठजोड़ चल रहा है, अमन व अमान के नाम पे जो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला साहब बैठकर 1000 अरब रुपए का बंदरबांट कर रहे हैं, ये अब किसी शरत काबिल कबूल नहीं होगा। आज आवाम को अमन व अमान के नाम पे खौफ का शिकार किया जा रहा है, जबकि पसे पर्दा वज़रा की अपने आपस में ये रस्साकशी जारी है कि फ़ला मुलाजिमत मैंने लेनी है, फ़ला फ़ंड मैंने लेना है, मेरे इलाके में आप मुदाखलत नहीं करो, आपके इलाके में मैं मुदाखलत नहीं करूँ। हमारी वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की दीगर सूबों में बजट पेश करने से पहले एक प्री पोस्ट बजट इजलास किया जाता है, फिर मीडिया को आगाह किया जाता है कि हमने माजी का फ़ंड कहाँ खर्च किया। यहाँ पे अलमिया ये है कि हमारे वज़रा तो वज़रा अभी हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इस्लामाबाद और कराची में बैठकर बलूचिस्तान को चला रही है। यहाँ के आवाम जो है वो अब सेक्रेटरीट जाते हुए पहले पता करते हैं कि सेक्रेटरी साहब इस्लामाबाद या कराची से आए हैं या नहीं आए। हमें ये हम समझ नहीं आ रही कि बलूचिस्तान के किस इशू पे हम वज़ीर आला साहब से मुतालबा करें कि आप ये इशू हल करवा दें। 1100 रुपये के बजट में आज इस साल कोई भी मेगा मनसूबा शामिल नहीं हुआ है। बलूचिस्तान का तरक्याती काम कोयला फाटक से शुरू होता है और कोयला ये ज़रहून रोड पे ख़त्म होता है। पूरे बजट जो है वो यही खर्च हो रहा है। हमारी वज़ीर आला तो वज़ीर आला अपोजिशन के अराकीन इस वक्त MPA साहिबान भी करप्शन के गंगा में मुकम्मल नहा रहे, उनसे भी कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी यहाँ के तहकीकाती इदारों से गुजारिश है कि खुदारा आप सिर्फ महकमा तालीम, महकमा सेहत और इरिगेशन और वासा की इंक्वायरी कर ले कि ये इस साल पिछले साल इन्होंने कितने करप्शन किया है। ये कौन सा अलमिया है कि यहाँ पे 1 साल वज़ीर रहने वाला, बलूचिस्तान में 1 साल MPA रहने वाला वो दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में शुमार होने लग जाता है। यहाँ पे इस्लामाबाद में या दीगर शहरों में जब बलूचिस्तान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है
تو ان کو وہ جو پکچر دکھائی جاتی ہے بلوچستان کے حالات ان سے بہت مختلف ہے. بلوچستان میں آج بھی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے. صوبائی وزیر صحت جس بنگلے میں رہتے ہیں اس سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ بلوچستان کا سب سے بڑا سول ہاسپٹل ہے. وہاں آج بھی بدبو سے مریض مر رہے ہیں. آج 2026 کے اگست کے مہینے میں وہاں بدبو اتنی ہے کہ وہاں پہ مریض ایڈمٹ نہیں کروا سکتے آپ. وہاں پہ بنیادی سہولیات کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں پہ ڈاکٹر ماہنور ناصر پر ایک افسوسناک واقعہ ہوتا ہے بلوچستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں، لیکن اس سے بڑا افسوسناک المیہ یہ ہے کہ اس کو ایک ہیلی کاپٹر ایمبولینس دے کر اس کو کراچی بھیجا جاتا ہے. یعنی وہ ہاسپٹل جہاں پہ عوام کا علاج ہونا چاہیے وہاں پہ ڈاکٹر کا علاج نہیں ہوتا. اور وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان میں بہت کام کیے. ڈاکٹر ماہنور ناصر پر میڈیا نے آواز اٹھائی تو وہ کراچی تک پہنچ گئی. اس صوبے کا المیہ یہ ہے کہ ہاسپٹل پہ خرچ کرنے کی بجائے مریض کو کراچی لے جانے کے لیے جہاز خریدا گیا ہے. کیا اس سے بڑا مذاق اس صوبے کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس صوبے میں اگر کام ہو رہا ہے تو صرف کنکریٹ اور انفراسٹرکچر کا ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں کمیشن سے بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ گڈ گورننس کا کوئی بھی نام نہیں لے رہا. میری تحقیقاتی اداروں سے یہ گزارش ہے کہ اب خدا رہا یہاں پہ صرف میڈیسن کے نام پہ جو دھندا چل رہا ہے، جو کاروبار ہو رہا ہے، جو روزانہ ہاسپٹلس میں میڈیسن کے نام پہ پرچیاں بنائی جاتی ہے، جو میڈیسن کہاں جاتی ہے، کہاں بیچی جاتی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کتنے میڈیسن نکالی جاتی ہے، کتنا بجٹ خزانے سے نکالا جا رہا ہے، سالانہ کتنا خرچہ ہے، اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب صرف پچھلے 3 سال کا ریکارڈ دیکھ کے ہمیں پیش تو کرے، عوام کو تو بتائے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. پچھلے 3 سالوں میں صوبائی وزیر صحت صاحب، صوبائی وزیر تعلیم صاحبہ کے یہاں یہ بتا دے کہ ہم نے یہ بجٹ عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا ہے. ایک دوسرے پر اینٹ رکھ کر بلڈنگ بنانے سے گورننس نہیں چلتی. گورننس بنانے کے لیے آپ کو عوام کو بنیادی سہولیات دینا ہوں گی. اندازہ لگا لے کہ جس صوبے میں ہم پسماندگی کا رونار ہوتے ہیں اس صوبے میں پچھلے 3 سالوں میں 4000 ارب روپے آئے ہیں. کوئٹہ شہر میں آج حالات یہ ہے کہ یہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا راج ہے. کوئٹہ شہر کی آج حالات یہ ہے کہ یہاں پہ پرائیویٹ اسکولز کا راج ہے. تو آپ اپنی کارکردگی بتائیں. ہم آپ سے گوادر کا نہیں پوچھ رہے، ہم آپ سے مستونگ کا نہیں پوچھ رہے، ہم آپ سے نصیر آباد کا نہیں پوچھ رہے، ہم آپ سے مساخیل، پشین اور چمن کا نہیں پوچھ رہے. آپ کون سی گورننس کی بات کرتے ہیں؟ اور ہم اپوزیشن لیڈر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر صاحب وہ کون سے مراحت ہے جو آپ لے کر آج تک خاموش ہے؟ ہمارے ایم پی اے صاحبان آج تک وزراء کے مقابلے میں آج چل رہے ہیں. ہمارے جو اپوزیشن کے ایم پی ایز ہیں وہ بھی آج الحمدللہ جس خاموشی سے اپنا کام آگے بڑھا رہے ہیں اس پر ایک انکوائری کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے جو 5 ارب روپے صوبائی اسمبلی کی عمارت کے لیے مختص کیے تھے وہ 5 ارب روپے آپ یہاں پہ ایک ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرنے پر لگا دیں. جو ایئر ایمبولینس آپ نے عوام کے لیے لگائی ہے ایئر ایمبولینس ایکشن کر کے آپ یہاں کے ہاسپٹلز اپ گریڈ کر دیں. یہاں کی 1 کروڑ 40 لاکھ آبادی کو ایک ایئر ایمبولینس کافی نہیں ہے. یا تو آپ یہاں کے ہاسپٹلز پہ جو خرچہ ہے یہاں کے ہاسپٹلز کو آپ بند کر کے لوگوں کو جو پیسے پر ہیڈ ہاسپٹل کے نام پہ آپ کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں وہ آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں تاکہ وہ اپنا علاج خود کر لیں. اس صوبے کا تو المیہ یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے ایک طرف راستے بند ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب آپ خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں، دوسری طرف جہاز کا کرایہ 1 لاکھ روپے سے تجاوز کر گیا ہے. تو جس مریض کا کوئی ایم پی اے یا وزیر واقف نہیں ہے، جس مریض کے پاس کوئی یہاں پہ سورسز نہیں ہے، وہ آپ بائی روڈ کراچی نہیں جا سکتا، وہ 1 لاکھ روپے کرایہ کیسے دے گا جہاز میں جانے کے لیے؟ وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ آپ جس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے اس صوبے کی آبادی 99% غریب و متوسط طبقے کی ہے. آپ کے ساتھ جو وزراء بیٹھے وہ سب متوسط طبقے کے تھے، آج وہ ایلیٹ پر ایلیٹ کلاس کے ہیں. وہ جمعے کے دن جاتے ہیں اور چھٹیاں دوسرے شہروں میں گزار کے آتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے کبھی ان سے پوچھا ہے؟ آج اگر یہاں پہ صوبوں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ آوازیں اس لیے نہیں اٹھ رہی، یہ تلخ حقیقت ہے کہ یہ کرپشن اور گڈ گورننس کی ناکامی کی وجہ سے اٹھ رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب آپ بتائیں گے آپ نے پچھلے 3 سالوں میں پوری بلوچستان کے 36 اضلاع میں کتنے ضلعوں کے دورے کیے؟ کون سی ضلع میں جا کے آپ نے مسائل حل کروائے؟ اختیارات کی تقسیم دینے کے لیے آپ لوگ تیار نہیں ہیں. وزیر خوراک صاحب آپ 2 موقع ایسے تھے جس پہ آپ کو استعفا دینی چاہیے تھی. ایک یہ جب آپ کو یہ پتہ چلی کہ اس شہر میں کوئٹہ شہر کے اندر ہزاروں من گندم خراب ہوا ہے تو آپ کو استعفا دینا چاہیے تھا کہ میں نے غریب و متوسط طبقے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. لیکن استعفا دینے کے لیے آپ کے اندر کے ضمیر کا زندہ ہونا لازمی
आदमी था। सूबाई वजीर सियाहत साहब जब बिलावल साहब कोयटा आए फोटो सेशन के लिए, आपको उसको ज़रा सिविल हॉस्पिटल भी दिखाना चाहिए था कि जहाँ पे बदबू और सहूलियात के अदम फराहमी की वजह से मरीज आजकल जाने का रुख ही नहीं करते। सूबाई वजीर तालीम साहिबा, आप ज़रा अपने घर से निकल के आपके पीछे जो सरकारी स्कूल है उनकी तादाद देके और आपके घर के साथ जो प्राइवेट स्कूल है उनकी तादाद देके फिर आप आके लोगों को ब्रीफिंग दे कि आपने तालीम पर जो सैकड़ों अरब रुपए सालाना आपको मिल रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं। हर साल जब बजट आता है, बजट से 1 महीना पहले तहकीकाती इदारे अखबार में बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगाते हैं कि बड़े मगरमच्छों पे हाथ डाला जाएगा, बड़े लोगों को पकड़ा जाएगा, लेकिन अलमिया ये है कि पिछले 10 साल में एक टैंकी स्कैंडल के अलावा कोई भी स्कैंडल हमें सामने नहीं आए। उस टैंकी स्कैंडल के बाद भी भाई को हटाकर दूसरे भाई को वजीर दाखिला बनाया गया, कोई वहाँ उसका पता नहीं चला कि उसकी क्या सजा हुई, वो पैसे कहाँ आए कहाँ गए। क्या किसी ने गवादर में रहने हुए गरीब बलोच बच्चे से पूछा है कि आपको तालीम सेहत की सहूलियात का पता है? वजीर आला साहब, गवादर आपके जुरिस्डिक्शन में आता है, चमन आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है। आज तक क्या ये तय हुआ है? वज़ीर आला साहब ने 3 साल में ये वफाक को यहाँ बुलाया है कि सदर साहब मैं आपकी पार्टी का वज़ीर आला हूँ, आके यहाँ बैठ के लोगों को मुतमईन करें। पीपल्स पार्टी से हमें इसलिए शिकवा नहीं है कि पीपल्स पार्टी 2 दिन बहुत एक्टिव होती है, एक बजट पास करवाते हुए, एक MPs को खरीद फरोख्त करने के लिए पेश करने के लिए। बाकी तो पीपल्स पार्टी से आप किसी चीज़ का तवक्का कर ही नहीं सकते। अगर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी आपने देखनी है तो आप अंदरूनी सिंध जाके देख लें, आप कराची जाके देख लें। ये कौन सी जब पीपल्स पार्टी पर सर इख्तियार आती है तो बलूचिस्तान में लाशों के ढेर लगना शुरू हो जाते हैं। 2009 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, कोयटा शहर में सैकड़ों जनाजे आते थे। 2023 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, अब फिर कोयटा शहर को लाशें मिलना शुरू हो गई। तो ये कुछ ऐसी बातें जिन्होंने हमें एक अजीब से कशमकश से 2-4 कर दिए। मसाइल इतने हैं कि मैं अगर गिनवाना शुरू कर दूँ तो हमें ये समझ नहीं आता कि सूबाई असम्बली और हुकूमत और अपोजिशन के अलायंस के बाद इस सूबे की ये किस तरफ ले जाना चाहते हैं। या तो वज़ीर आला साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और आवाम को आगाह कर दे कि जो बजट पास हो रहा है इसमें इतना मेरे वज़रा का कमीशन है, इतना जो है आप लोगों पे खर्च होगा। हम सदर पाकिस्तान को भी एक ख़त लिख रहे हैं कि खुदा आप इस सूबाई हुकूमत को बुला ले, आपके सामने वज़रा साहिबान बैठ के आपको सिफारिशें करवाते हैं कि मुझसे वजारत ना ले या मुझे वजारत दे दे। आप उनसे ये भी पूछ लें कि आपको जो वजारत मिली है आपने पिछले 3 सालों में बलूचिस्तान में क्या किया है। बिलावल साहब, आप नए विजन की बात करते हैं, आपका विजन यहाँ तक पहुँचा है कि आपके वजीर साहब मौसूफ साहब यहाँ पे 3 साल से सूबाई वजीर सियाहत है। आप उनको बुला के पूछ ले कि माँ सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डिंग तामीर करने के आप एक कोई ऐसे गुड गवर्नेंस का काम बताए जिसको लोग अप्रिशिएट कर सकें। सेक्रेटरीट में आप सिर्फ बेचो और खरीदो का काम हो रहा है। आम नौजवान को मुलाजिमत मिलना इस सूबे में बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए वज़ीर आला साहब ने 2-4 दिन शूटिंग करवाई कि हम यहाँ पे फुल मेरिट की बात चलेगी। वज़ीर आला साहब यहाँ पर बैठ के जितने उन्होंने लोगों को भर्ती करवाए, उनके एक तीसरे फर्म से टेस्ट करवाए, अगर उसमें से 25% भी पास हुए तो वज़ीर आला साहब हम आपके मेरिट को तरजीह देंगे, हम आपके मेरिट की बात को मानेंगे। खुदारा वज़ीर आला साहब, इस सूबे के साथ मज़ीद जुल्म बंद किया जाए। अब आप अपने कान और आंखें दोनों खोल लें। आपके दोनों अतराफ जो लोग वज़रा और अपोजिशन की सूरत में बैठे हैं, ये सिर्फ इस सूबे को लूट रहे हैं। इनका काम न आवाम से है, न इनका काम यहाँ के मफादात से, इनका काम सिर्फ अपने और अपने ख़ानदान के मफादात के लिए है। आप सूबाई वज़रा का पिछले 3 महीने से जो वो आवाम के सामने आके मीडिया के सामने जब वो बात करते हैं, आप सिर्फ वो सुन ले, उनका कोई एक मनसूबा बता दी जो उन्होंने आपको मीडिया ब्रीफिंग में बताई हो कि ये हमने किया है। वो आपको सिर्फ ये बताते हैं फला जगह में इतना ऑपरेशन हुआ, इतने शहीद हुए। भाई हमें पता है, फोर्सेस भी हमारी है, जो लोग शहीद हो रहे हैं वो भी हमारे। आप क्या कर रहे हैं? आपकी गवर्नेंस कहाँ है? 18वीं तरमीम के बाद आपको जो सारे महकमे हैंडओवर किए गए, आपको हज़ारों अरब रुपये सालाना मिल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी एक तरफ मुखालिफत करती है कि सूबे न बनाया जाए, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी ये है कि उनके वज़ीर मौसूफ, आप सूबाई वज़ीर सियाहत, सूबाई वज़ीर तालीम से पूछ लें कि आपने पिछले 3 साल में कौन से बलोच इलाके का विज़िट किया है और वहाँ पे जाके आपने बैठ के लोगों के मसाइल हल किए, कौन से पश्तून इलाकों में जाके आपने वहाँ पे विज़िट किए। यहाँ पे अब आवाम दस्तगरेबाव हो रहा है। इससे पहले वज़ीर आला साहब के लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और सूबाई वफाकी वज़ीर दाखिला की बात को आवाम हकीकी रूप धारने और एक तहरीक की सूरत शुरू कर ले। आप खुद अपने ज़मीर को झंझोड़ते हुए अपने वज़रा की एक मुकम्मल शफाफ इंक्वायरी करवाएं। आप सिर्फ ये ज़रगोन रोड को देख ले, पिछले 3 सालों से 10 बार उखाड़ा गया है, 10 बार बनाया गया है। ये किस लिए उखाड़ा जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है? क्या पूरे बलूचिस्तान में और कोई काम नहीं है? सिर्फ यही रोडें बनाने के लिए एक दरख्त निकाल लेता है, दूसरा दरख्त लगा देता है। महकमा जंगलात आपको पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ एयरपोर्ट रोड पे नजर आएगी, और एयरपोर्ट रोड भी जहाँ से वज़ीर आला साहब निकलते हैं उसके बाद ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो रोड काबिल सफ़र नहीं है।
वहाँ पे आप मरीज को नहीं लेके जा सकते। इस हुकूमत ने बलूचिस्तान हुकूमत को एयरपोर्ट से लेकर ज़रगून हाउस तक महदूद कर दिया है। सारे फंड भी यही महदूद हो रहे, सारी सिक्योरिटी के लोग भी यही हैं। एक तरफ लोग रोडों पे सफ़र नहीं कर सकते सिक्योरिटी की वजह से, दूसरी तरफ हमारे वज़ीरा के पीछे 4-4 प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ लगी हुई है। वो भाई आप अवामी नुमाइंदे हो, आपको किस से डर लग रहा है? आज आपकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के लोग कह रहे हैं हम अपने हल्के में नहीं जा सकते, तो फिर इस्तीफ़ा दे दो। आप अपने अवाम में नहीं जा सकते, अमन अमान का आप ड्रामा बना रहे हो। आप आवाम में इसलिए नहीं जा सकते कि आपने करप्शन इतनी की, आपने पिछले 3 सालों में वहाँ कुछ किया ही नहीं है, तो आप किस मुँह से वहाँ जाएंगे? मैं अपोजिशन लीडर से अपील करता हूँ कि खुदा रहा आपका एक मजहबी जमात से ताल्लुक़ है, 3 सालों में आपने जितना गवर्नमेंट का साथ देना था, कौन सी मुफाहिमत थी, आपको क्या दिया गया था, क्या दिया जा रहा है, उसको आप छोड़ के मेरी मौलाना अब्दुल वासी साहब से भी अपील है कि आप कम अज़ कम इन 2 सालों के लिए आप आवाम के पर तवज्जो दें। आप हुकूमत से ये पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों लूट रहे हैं इस आवाम को, और कितना लूटेंगे आप? जो ज़ियारत में वाक़या हुआ, अलमनाक वाक़या, हमारे फोर्सेस के नौजवान शहीद हुए, उस पर धरना हुआ। वो धरना लंबा इसलिए हुआ, वो धरना, उस धरने में लोग ख्वार इसलिए हुए कि सूबाई हुकूमत के जो लोग थे जो वहाँ आ रहे थे उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले, क्योंकि उनकी हमदर्दी आवाम से थी ही नहीं, उनकी हमदर्दी सिर्फ बजट से थी। फिर उन्होंने जो मुआहिदा किया, अब हमें सोशल मीडिया के ज़रिए ये पता चल रहा है कि उस मुआहिदे में हुकूमत के लोग, जो चंद लोग जो है वो उसको सबूताश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये गुजारिश करते हैं वज़ीर आला साहब से कि वज़ीर आला साहब खुदारा इन गैर संजीदा लोगों से सूबे को ना चलाएं, आप खुद संजीदा हो के आगे बढ़े। जो भी मुआहिदा हुआ है उस दौर में आपके और सियासी जमातों के दरमियान, अपने आवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखें, उस मुआहिदे पर मन वाला अमल करवाए। आपका ज़ियारत जाना जितना खुशाइंद है, उससे बड़ा खुशाइंद इक़दाम यह है कि आपके ज़ियारत जाने से पहले ज़ियारत वालों के ज़ख्मों पे मरहम रखना है। ज़ियारत में जो लोग शहीद हुए हैं, किसी के धरने के बाद आप उसको 1 करोड़ रुपये दे रहे हो, साथ साथ आप एक नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो कि आज के बाद जो शहीद हुए उसको ये दिया जाएगा, जो ज़ख्मी हुए उसको ये दिया जाएगा। वज़ीर आला साहब, किसी की मौत की कीमत लगाने से पहले आप ये पैसे सिक्योरिटी पे खर्च कर दें, आप लोगों की सहूलियात पे खर्च कर दें। इस सूबे को आप मज़ीद मायूसी की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरह की सियासत, इस तरह के मनसूबे, इस तरह के मामलात अब मज़ीद नहीं चलेंगे। कुछ दिनों से यहाँ पे एक बार फिर नए सूबे का क़याम के हवाले से बात चल रही है। यहाँ अलमिया ये है कि 18वीं तरमीम इसी मद में पास हुई और उसमें एक शिक थी 146A, जिसमें यह किया गया था कि इख्तियारात की जो इख्तियारात है वो निचली सतह तक मुंतकिल होंगे। मगर बदकिस्मती से इख्तियारात जब वज़ीर आला साहब तक पहुँचे तो वज़ीर आला साहब ने कहा नहीं, मैंने नीचे नहीं देने। तो अगर आप इख्तियारात नीचे नहीं देंगे तो फिर नए सूबे तो बनेंगे। जब आप यहाँ से केज को नहीं जा सकते, जब आप यहाँ से हब नहीं जा सकते, जब आप यहाँ से खुददार नहीं जा सकते, तो सूबे तो बनेंगे। फिर हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि आप इख्तियारात को तकसीम करो। एक वज़ीर आला अगर पाकिस्तान के 43% हिस्से को चला रहा है तो वो नहीं चला पाएगा इसको, ये एक तल्ख हकीकत है। जरदारी साहब, अगर आप बजट को डिवाइड करने से डर रहे तो आप पब्लिक की खिदमत करें, सूबे जितने भी बनेंगे। अगर आपने आवाम की खिदमत की होगी तो वज़ीर आला फिर भी आपके आएंगे, और अगर आप इसी तरह बैठे रहेंगे, सूबे नहीं बनने देंगे, गुड गवर्नेंस की नाकामी होगी, तो अगली बार आपको ये भी नहीं मिलेगा जो इस बार आपको किस तरह मिला है। वो सबको पता है, वो तो सरफराज बुगटी साहब को भी पता है कि सरफराज बुगटी साहब किस तरह से वज़ीर आला बने। मैं मज़ीद इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। बहैसियत आम आवाम हम ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में फिलफोर निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली को यकीनी बनाया जाए, और बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाए। ये जागीरदाराना सोच के हामिल चंद लोग जो अरसा दराज से यहाँ पे मुसल्लत हैं, जो यहाँ पे सिर्फ सियासत करने आते हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके ख़ानदान सब बैरून मुल्क लंदन वगैरह में मुकीम है। आज भी उनके आधे से ज़्यादा ख़ानदान बाहर में मुकीम है और यहाँ से सिर्फ बजट के बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए फिलफोर यहाँ के आवाम को इख्तियारात देखने के लिए यहाँ पे नए इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम बहुत लाजमी है। क्योंकि पाकिस्तान पहले दिन से इसकी न सिर्फ हिमायत करती थी बल्कि इसके लिए हम जदोजहद भी करते रहे थे और आज भी इसके लिए जदोजहद करते रहेंगे। मेरे आखिर में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान और दीगर आला हुकाम से अपील है कि खुदा रही सूबे में जारी बंदरबांट, करप्शन जो कि अब उरूज पर पहुंच चुका है, उसका एक खुद नोटिस लें, इनको बुलाएं, इनसे हिसाब लिया जाए, और इस आवाम का जो हक है, जो पिछले 3 सालों में 4000 अरब रुपए से ज़्यादा इस सूबे में आए हैं, उनका हिसाब लिया जाए।